चलिए, तो आज हम इस वीडियो में पूरे बुक का फॉर्मूला पे डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि 20 नंबर को अपने मुट्ठी में कर लेना है। ठीक, यहाँ से 15 से 20 नंबर कंफर्म है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला से जो है पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए पूरे फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। 15वां चैप्टर जो है उसके फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, पूरे डिटेल में जाएंगे और वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा सब्र बनाकर बैठे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत मज़ा आएगा और गारंटी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर है हमारा कौन सा, तो वास्तविक संख्या है। कौन सा है? वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम क्या करेंगे, प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? प्राकृत संख्या क्या होता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं। कोई वस्तु को गिनना हम जहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से ही शुरू करते हैं। कहीं पर कोई चीज़ रखा है तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 ऐसे करके गिनते हैं। जहाँ से हमने काउंटिंग करना सीखा अपने लाइफ में, गिनती करना सीखा किसी भी चीज़ को, वो 1 से ही सीखा है हमने। तो 1 से जो शुरू होगा वो क्या होगा? हमारा प्राकृत संख्या होगा। वह अनंत तक जाएगा। ठीक, ऐसे बढ़ते जाएगा 1 1 करके। सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात अगर हम करें तो 1 होगा। सबसे बड़ी की बात करें तो अनंत होगा। जहाँ से शुरू होगा वो सबसे छोटा होगा, जहाँ पे ख़त्म होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब ख़त्म कहाँ पे होगा नहीं पता, तो कहेंगे क्या? इनफाइनाइट कहेंगे, मतलब अनंत कहेंगे, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। दूसरा आपके सामने है पूर्ण संख्या। क्या है दूसरा आपके सामने? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से संख्याओं जो प्राप्त होती है वही क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, उसमें 0 लगा दिए तो वो क्या हो गया? हमारा पूर्ण संख्या हो गया। मतलब प्राकृत और पूर्ण में केवल 0 का अंतर है ना। पूर्ण 0 से शुरू होता है और प्राकृत 1 से शुरू होता है। सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है हमारा। सबसे उससे आगे का जो नंबर्स हैं वो हैं पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या जो होता है, प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से जो संख्याएँ प्राप्त होती हैं पूर्णांक संख्या कहलाता है। देखिए, डिफिनीसन आपसे नहीं पूछा जाता है, अगर हम समझ लेते हैं संख्या के बारे में काफ़ी है। फिर भी डिफिनीसन है तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। क्या है पूर्णांक संख्या? जो है जो कि उसमें अगर प्राकृत संख्या में 0 को मिक्स कर दे और ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस वाली संख्या को अगर हम मिला दे, उसमें जो भी हमारे पास जो समूह आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। पूर्णांक संख्या 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉरी 3 चीज़ों से। एक पॉजिटिव नंबर, एक निगेटिव नंबर और एक 0 से मिलकर क्या बनता है? हमारा पूर्णांक संख्या बनता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की पूर्णांक संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, 0 में हम प्लस या माइनस नहीं लगाएं, क्योंकि 0 जो है ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। 0 एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। 0 के आगे में ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, नंबर्स। तो अगला है हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या हो, और q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का अर्थ ये है कि जो बट्टा के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और ऊपर वाला भी मतलब अंश भी, और नीचे वाला मतलब q हर भी, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। मतलब ऊपर में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है तो चलेगा, नीचे में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है तो चलेगा। ऊपर में 0 चलेगा, पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे वाला हर जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 3/2 ये क्या है? 3 क्या है? हमारा पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा।
अगर हम दशमलव वाली संख्या की बात करें, जैसे कभी कभी होता है कि जब हम भाग देते हैं तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, कट जाता है, तो वो जो है वो परिमेय संख्या के कैटेगरी में आएगा। जैसे हमारे पास ये 2.5 जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, परिमेय संख्या। जैसे दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 अंक। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, 25/10। तो 25 भी हमारा पूर्णांक हो जाएगा और 10 भी पूर्णांक हो जाएगा। -3 और 7, तो -3 भी पूर्णांक संख्या है और 7 भी पूर्णांक संख्या है, तो परिमेय हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद ये जो 22/7 है ये किसका मान है, पाई का मान है। तो ये जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कभी कभी रैकरिंग वाला संख्या आता है, जैसे 0.3 है, तो 0.3 पे रैकरिंग है, इसका क्या मतलब है समझते हैं अच्छे से हम। जैसे 0.3 पे रैकरिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.3333 मतलब ये अनंत बार है। तो ऐसा नहीं है कि ये परिमेय संख्या में नहीं आएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होगा। क्यों, क्योंकि संख्याएं चेंज तो नहीं हो रहा है ना, वही संख्याएं हैं, इसीलिए चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। जैसे ही चेंज होगा दशमलव के बाद संख्याएं आगे बढ़ती जाएगी उल्टा पुल्टा करके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा आप कि अगर पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो भी परिमेय संख्या, और रैकरिंग वाला जो भी संख्या आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या में ही आ जाएगा। ठीक है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 है, मान लीजिए कि 3 है और उसके नीचे में 0 लगा दीजिए, इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो अनंत बार है। कितने बार है, ऊपर वाला संख्या अनंत बार, नहीं पता कितने बार है। अब नहीं पता है तो पता नहीं कि कितने बार वो सॉल्व होगा, कितना ऊपर में हमारे पास 3 है। ठीक, तो नीचे में बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर चलेगा। डेफिनेशन में आपको वही कह रहा है। चलिए अपरिमेय संख्या देखते हैं क्या है आपके सामने। अपरिमेय संख्या कह रहा है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें √5, तो √5 जो है वो क्या है, पूर्णांक तो नहीं है, लेकिन नीचे में 1 जो है वो पूर्णांक है। तो ये √5 पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये अपरिमेय हो जाएगा। अगर √5 पूर्णांक होता तो परिमेय हो जाता। √2/√3 है, दोनों पूर्णांक नहीं है। डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर दोनों पूर्णांक होता है p और q तो वो परिमेय, अगर पूर्णांक नहीं हुआ तो अपरिमेय। अब यहाँ पर देखिए कि दशमलव के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि भाग देने पर दशमलव के बाद कटता ही नहीं रहता है, उल्टा पुल्टा संख्या आते जाता है, शेष कभी 0 नहीं आता है। उस कंडीशन में ये जो है अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। अगर विभाजित हो गया दशमलव के बाद पूरा तो परिमेय, नहीं हुआ तो अपरिमेय। ठीक, एक पाई जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक बात आप अच्छे से याद रखिएगा, जैसे कि अभी हम बोले थे कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, बोले थे ना। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि पाई जो है ना वो लगभग मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7 कभी नहीं हो सकता है। तो पाई का लगभग मान है 22/7, है ना। 100% ये पाई का मान नहीं होता है। हम सवाल को आसान बनाने के लिए, उसे इजी बनाने के लिए 22/7 का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, पाई का मान जो होता है ओरिजिनल मान वो 3.14 ऐसे करते करते 50 अंक तक जाता है, वो है रियल मान। ये रियल मान नहीं है। ठीक है, हम पाई के जगह पर 22/7 का इस्तेमाल करते हैं ताकि सवाल आसान हो जाए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप जो है ना परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। उसके बाद है हमारा सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, विभाजित हो जाए, मतलब भाग लग जाए। जैसे 1 तो नहीं कट सकता है 2 से पूरा, 2 आराम से कट जाएगा, कितने बार में, 1 बार में। 4 भी आराम से 2 से भाग लग जाएगा, कितने बार में, 2 बार में। 6 भी कट जाएगा 2 से 3 टाइम, है ना। 8 भी कट जाएगा 2 से 4 बार में। तो ये सब क्या हो जाएगा, सम संख्या में आ जाएगा। सबसे छोटी अगर हम सम संख्या की बात करें तो 2, सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। जैसे बात करें
तो 1 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, 3 भी नहीं कटेगा 2 से पूरा पूरा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। तो ये सब जो है किस में आ जाएगा, तो विषम संख्या में आ जाएगा, क्योंकि 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। अगर कोई बात करे कि प्लस का 2 तो वो सम संख्या होता है, लेकिन माइनस का 2 क्या होता है, तो वो भी सम संख्या ही होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 क्या है, विषम संख्या है, लेकिन वहीं पे आ जाए अगर -3 तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी हमारा विषम संख्या ही होगा। ठीक, चलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और एक टीचर को क्या चाहिए यार कि एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक चाहिए, है ना, उसी से हम मोटिवेट हो जाते हैं, सारे टीचर्स लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नंबर। चलिए अगला है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावे अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब खुद और 1 के अलावे किसी संख्या से न कटे। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब समझिए ना कि जो किसी के टेबल में ना आए, अपने आए और 1 के टेबल में आए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 जो है किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 2 केवल खुद से कटेगा और 1 से ही कटेगा। अगर हम 7 की बात करें तो 7 अभाज्य संख्या कैसे हुआ, समझिए। यहाँ पर 7 जो है डेफिनेशन क्या कहते हैं कि जो 1 से कटे, तो देखिए 7 जो है 1 7 7 कट गया ना पूरा पूरा, और खुद से कटे मतलब 7 जो है वो 7 से भाग लगाइए तो 7 1 7, तो 1 से भी कट गया, खुद से भी कट गया, स्वयं से भी कट गया, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। अब दिमाग लगाइए कि 7 किसी से कटेगा नहीं, तो ऐसे समझिए ना 7 किसी के टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, 11 की, तो 11 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 1 से कटेगा और उसके बाद 11 खुद से कटेगा, किसी और से कटेगा ही नहीं, मतलब वो किसी और के टेबल में आएगा ही नहीं। ठीक, चलिए तो वही है हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है वो हमारा। और अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पे एक बात याद रखना है आपको कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आपको जवाब देना है 2 होगा, सबसे छोटी भी और सम भी, है ना। और सबसे बड़ी तो आपको पता है अनंत हो जाएगा। पता नहीं कि दुनिया में कितने सारे ऐसे अभाज्य संख्याएँ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, भाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावे अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे अगर हम बात करें 4 6 8, है ना, 9 10, ये सब क्या है ऐसा कि ये खुद से तो कटेगा ही, 4 क्या है, खुद से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 1 चौका 4, और ये 4 जो है ना 2 से भी कट जाएगा। डेफिनेशन भी वही कहता है कि 1 और खुद के अलावा दूसरा से भी कट जाए। अभाज्य में क्या था, 1 और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, मतलब किसी और के टेबल में ना आए। अगर हम 6 की बात करें तो 6 देखिए ना, 1 से भी कटेगा, 1 छक्के 6, 6 जो है वो 2 से भी कटेगा ना, 3 से भी कटेगा ना, 6 उस दोनों के टेबल में आता है, 6 से भी कटेगा एक बार में। अगर हम बात करें 10 की, ये जो 10 है वो अभाज्य संख्या कैसे हुआ, ध्यान से समझते हैं, क्योंकि कह क्या रहा है डेफिनेशन कि 1 से भी कटे तो 1 दाही के 10, देखिए कट गया, खुद से भी कटे मतलब स्वयं से भी कटे तो 10 1 10, वो भी कट गया, और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, मतलब 10 जो है वो 2 से भी तो कटता है, 2 पंच 10, ये 10 जो है वो 5 से भी तो कटेगा ना, 5 दूना 10। तो ऐसे ऐसे संख्या को क्या हम कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, जो अपने और खुद के अलावा 1 के अलावा किसी दूसरा से भी कटे। ठीक, सबसे छोटी अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सबसे बड़ी जो है वो अनंत हो जाएगा। एक नोट करने वाली बात है हमारे पास, क्या समझते हैं इस चीज़ को कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसे याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि एक कैसी संख्या है, तो आपको जवाब देना है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक कुछ नहीं है, वो अकेले हैं, इस दोनों में से कुछ नहीं है वो।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। दोनों का मिक्स करके लिख दीजिए, जैसे √2, 5/√2 ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक, तो उसी को मिक्सअप को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है समझेंगे हम इसको बहुत अच्छे से। जैसे कि यूक्लिड कौन थे? एक गणितज्ञ थे। विभाजन मतलब भाग लगना। प्रमेय का, यूक्लिड ने एक प्रमेय का दिया था। प्रमेय का किसे कहते हैं? कि वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग हम अन्य समस्या को मतलब सवाल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मौसा निकालते थे ना, तो उसमें हम क्या करते थे? एल्गोरिथम से जब हम मौसा निकालते थे तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रमेय का यही दिया था कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। ये हमारा क्या है? प्रमेय का है। अब मौसों को जो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये जो हमारा है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, इसको एक और तरीका से लिखा जाता है। कैसे? a बराबर BQ प्लस R। कैसे हुआ इसको समझते हैं कि a बराबर BQ प्लस R कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे जो भी संख्या होता है इसको a कहते हैं, यहाँ पर b, यहाँ पर q नाम दिया गया है, नीचे वाले को r नाम दिया गया है। तो ये हमारा भाज्य होता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल मतलब BQ प्लस में शेष हो गया। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और r का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 20 से हमेशा छोटा होता है। इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो है अगला वो है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो होता है HCF गुने LCM के। ठीक, देखिए ये जो है हमारे पास भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो इसका अलग अलग फॉर्मूला भी आता है, पर मैं एक ही से निकाल सकता हूँ सब कुछ। अगर हमें बोले शेष निकालने के लिए ये तीनों दे दे, आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए हम दूसरा फॉर्मूला नहीं लिखे हम। जैसे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुने LCM, तो अलग अलग फार्मूला हम नहीं लिखे। यहाँ से 4 फार्मूला निकलता है, LCM का अलग, HCF का अलग। दो संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या का अलग फार्मूला, दूसरी संख्या का अलग फार्मूला, लेकिन आसान है, हम एक से भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक, इसी फार्मूला को एक और तरीका से लिखा जाता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। इसी को एक और तरीका से लिखा जाता है A गुना B बराबर HCF गुने LCM। सिंपल सा है कि अगर आपको HCF निकालना हो ना, तो ये गुना में है ना LCM, उसको इसके नीचे में लगा दीजिए, हो जाएगा। अगर आपको LCM निकालना है तो HCF को इसके बट्टा में लगा दीजिए, हो गया काम। तो एक से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, इसलिए अलग अलग हम नहीं किए। और एक फार्मूला को 3 तरीका से लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके पास। जो भी हमारे पास कंसेप्ट है, फार्मूला है, इसमें कहा गया है कि संख्या शून्य मतलब 0 पर समाप्त होने की क्या स्थिति है। यह जो है ना, ये 1 पॉइंट जो हमारे पास 2 है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट से सेकेंड नंबर पर आप देखिएगा कि वहाँ पर एक तो कोई संख्या शून्य पर समाप्त कब होगा, कैसे समझेंगे? देखिए कैसे समझेंगे कि संख्या का गुणनफल करने पर संख्या क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि वह 2 का पावर n गुने 5 का पावर n का रूप का अगर वो होता है तो वह संख्या शून्य पर पक्का समाप्त होगा। कोई भी संख्या है, हम कैसे समझेंगे कि ये जो है शून्य पर समाप्त हो जाएगा? अगर पावर कुछ रखेंगे तो, पावर मतलब प्राकृतिक संख्या अगर रखेंगे तो हम, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम 4 की बात अगर करें तो 4 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 होगा ना। तो आप 4 का पावर आप कुछ भी रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए और कीजिए आप, तो वो कभी भी शून्य पर समाप्त होगा ही नहीं। जैसे 6 है, 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 होगा ना। तो 6 का पावर अगर 2 रखेंगे ना तो कितना होगा? 36। 6 का पावर 3 रखेंगे तो कितना होगा? 216 होगा। तो ऐसे ही करते करते कितना भी पावर रख देंगे ना और उसको हम गुना करेंगे तो शून्य पर समाप्त होगा ही नहीं कभी भी। तो कौन होगा? तो जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 कितना बार भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, जैसे वो आ गया तो वो शून्य पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपके पास सामने। जो हमारे पास है कि शांत और अशांत, कैसे समझेंगे कि शांत है या अशांत है? देखिए यहाँ पर शांत और अशांत, P/Q के रूप में कोई संख्या है हमारे पास, कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है हमारे पास, जो कि परिमेय संख्या में वो होगा।
तो हर का जब हम गुणनखंड करेंगे, कोई भी संख्या हमारे पास क्या है, p/q के रूप में है। मान लीजिए कि 2/3 है हमारे पास, ये p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हमारा क्या होता है, p होता है ना, ये क्या होता है, q होता है। तो q का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उस q के अभाज्य गुणनखंड में 5 × 5 हाँ आता है, केवल 5 आता है उसके अभाज्य गुणनखंड में, कुछ और नहीं। तो कह देंगे कि शांत हो तुम। अगर q के अभाज्य गुणनखंड किए तो मान लीजिए कि 2 आ गया, कितना बार भी आ जाए उससे मतलब नहीं है। देख रहे हैं ना कि डॉट 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 का है ऑप्शन, 5 आ जाए कितना बार भी तो हम कह देंगे शांत है। मतलब 2 और 5 आ जाए तो शांत कह देंगे। अगर 2 आ जाए कितना बार भी, 5 आ जाए कितना बार भी, हाँ अगर कोई अन्य संख्या आ गया तो हम क्या कह देंगे कि अशांत होगा। मतलब q के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 आता है केवल तो भी शांत, 5 आता है केवल तो भी शांत, 2 और 5 दोनों मिल के आएगा तो भी कह देंगे शांत है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई और एंटर किया तो कह देंगे कि अशांत है। ठीक, इतना आपको पता होगा। चलिए ठीक है, तो इतना ही है फर्स्ट नंबर चैप्टर में जो है, इतना ही फार्मूला है और नहीं फार्मूला है। जो भी फार्मूला था ना सब कुछ आपको हम बता दीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए अभी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दूसरा नंबर बहुपद, लेकिन उससे पहले आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, उम्मीद है आप लाइक कर दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बहुपद है। बहुपद किसे कहते हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहुपद का जो डेफिनेशन है वो आपको कह रहा है बहुपद में कि ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, जो चर और अचर का गुना हो, चाहे घटाव हो, चाहे भाग हो, है ना, चाहे जोड़ हो, चर और अचर दोनों मिक्स हो, उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए ना आप, हम इसको कह सकते हैं बीजीय व्यंजक, इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे हम। ठीक, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 3t², तो इसको क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। अचर और चर का क्या है, गुना है ना, उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। पूर्ण संख्या तो आपको पता है कि 0 से शुरू होता है ना, तो वो होना चाहिए, घात जो है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए चर का, उसे बहुपद कहेंगे। जैसे x+2 ये हमारा क्या है, बहुपद है। अधिकतम घात क्या है, पूर्ण संख्या में, इसका 0 है, इसका 1 है। ये क्या है हमारे पास, ये भी पूर्ण बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका घात 2, इसका 1, ठीक, इसका 0 होगा घात, इसका घात 2, इसका 1, इसका 0, है ना। तो ये सब क्या है, हमारा बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या में है। बहुपद कौन नहीं होगा, जैसे देखिए ना, ये x² + 2/x - 1 है। ये सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, जैसे सॉल्व करेंगे तो x² प्लस में ये जो x का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जैसे यह ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लग जाएगा, साइन बदल जाएगा पावर का। तो डिफिनीशन कहता है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो क्या है, -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। पूरे जो भी टर्म होगा ना उसका घात जो है वो पूर्ण संख्या में हो। ऐसा नहीं है कि 1 को मिल गया तो चलेगा, 1 को पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो √t है ना। तो देखिए ये भी पूर्ण संख्या है, इसका पावर 0 है, ये भी पूर्ण संख्या है, और इस पे रूट लगेगा अचर पद पे तो चलेगा रूट, लेकिन इस पे नहीं लगना चाहिए, चर पद पे नहीं लगना चाहिए रूट। चर पे रूट लगा है, रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 क्या, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या थोड़ी ना है। पूर्ण संख्या होना चाहिए टोटल का घात, तो ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं होगा ये दोनों। ठीक, एक अजीबोगरीब बहुपद है, इसको देखिए आप सबसे पहले। जैसे x² + x/2 है, देखने से तो लग रहा है कि ये भी बहुपद नहीं है, देखने से क्या लग रहा है कि ये भी बहुपद नहीं है, लेकिन जैसे इसको सॉल्व करें, यहाँ पर 1x, यहाँ भी 1x होगा, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1x + 1, x से x कट गया तो 1 बचा, x से x यहाँ पे कट गया तो बचा क्या, x + 1, इसका घात 1, इसका घात 0, 1 और 0 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आपके पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कि बहुपदों का घात किसे कहते हैं। बहुपदों का घात किसे कहते हैं, तो बहुपदों में चर का अधिकतम घात जो होता है, मतलब पावर, वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। जैसे 3x² + 4, तो इसमें हम आपको बोलेंगे कि बताइए घात क्या होगा। तो अधिकतम घात देखिए ना, सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है ना, और इसका घात 0, तो 2 होगा, 0 नहीं होगा। जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए
2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो इसका घात क्या होगा? तो इसका घात 2 होगा, जो अधिकतम होगा, जो बड़ा घात होगा वही होगा उसका घात। इसमें इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर 0, तो इसमें घात क्या होगा? 3 होगा। जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात कहला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके सामने। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है 2 नंबर चैप्टर में ही, वो है कि सबसे पहले यहाँ पर है कि सबसे पहले कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद मतलब क्या होता है? एक घाती बहुपद जिसे कहते हैं। एक घात वाले बहुपद जो हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के ही कहते हैं रेखीय भी कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। कुछ बातें हैं जो इसमें लिखे नहीं है, पर हम जो बोल रहे हैं तो आपको नोट कर लेना है अच्छे से। रैखिक को कहते हैं एक घाती और उसी को कहते हैं रेखीय। तो जिसमें एक घात हो, तो यहाँ पर देखिए ना कि 2x + 3, इसमें घात क्या है? अधिकतम 1 है ना, तो ये रैखिक हो गया। यहाँ पर देखिए 4y + 3, इसका अधिकतम घात देखिए 1, यहाँ पर 0, तो 1 जो है अधिकतम घात वो रैखिक हो जाएगा। घात 1 होना चाहिए अधिकतम घात, तो वो हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास द्विघात बहुपद, जिसमें 2 घात हो। 2 घात वाले जो बहुपद होगा उसे क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद बोलेंगे। सिंपल सी बातें हैं, जैसे 2x² + 3x + 4, इसमें घात देखिए 2 है ना, तो द्विघाती। जो सबसे ज़्यादा पावर होगा ना उतना घाती बहुपद। इसमें देखिए अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती। सिंपल सी बात है। 2 घात जैसे ही मिलेगा तो द्विघाती हो जाएगा, 3 घात मिलेगा तो त्रिघाती हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। 3 घात वाले जो बहुपद होगा उसी को हम क्या बोल देंगे? त्रिघाती बहुपद बोल देंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे भी अधिकतम घात 3 है, तो यही हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद। बाकी के घातों से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल अधिकतम घात से हमें मतलब है। जो होगा वही उतना ही घाती बहुपद हो जाएगा। अगर हम पद की बात करें तो पद के आधार पर भी बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में एक पद हो उसे क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। जैसे x क्या है? एक पदी है ना, एक ही पद है इसमें। 4 क्या है? एक टर्म है, एक पद है, तो इसलिए एक पदी बहुपद। हमें घात से मतलब नहीं है, हमें केवल पद से मतलब है, नीचे वाले से मतलब है। 3x², अगर हम इसकी घात की बात करें कि कितने घाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद, क्योंकि घात क्या है? 2 है, द्विघाती। लेकिन पद की बात करें तो एक पदी बहुपद, क्योंकि यहाँ पर एक ही पद है, 3x², एक पद हुआ, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x + 3, 1 2, 2 पद है ना। x² + 4, 1 2, 2 पद है ना। x³ + में 9, 2 पद है ना। हमें घात से मतलब नहीं है, केवल पद से मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है फॉर्मूला आपके पास। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में 3 पद हो। त्रिपदी बहुपद x² + x + 1, 1 2 3, 3 पद है। 1 2 3, 3 पद है। ऐसे ही ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि पद के आधार पर एग्जाम्पल और घात के आधार पर एग्जाम्पल क्या होता है। एक पदी का, द्विपदी का, त्रिपदी का, एक घाती का, द्विघाती का और त्रिघाती का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके सामने। हमारे पास है अगला जो फॉर्मूला है वो है रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप को 3 चीज़ कहा जाता है। क्या क्या? पहले तो ax + में b, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे 0 रखेंगे, 0 को x से गुना कर देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल b। तो b को तो हम रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे ना। ये व्यापक रूप है। व्यापक रूप को ही एक चीज़ और कहते हैं, नोट कर लीजिए अच्छे से। व्यापक को ही कहते हैं सामान्य रूप, उसी को कहते हैं हम मानक रूप कहते हैं उसको भी हम। ठीक है। और ये जो रैखिक बहुपद है इसके एक शून्यक होते हैं अल्फा, उसका फॉर्मूला होता है -b/a में a होता है। ठीक। अब हमारे पास है कि द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहिए, चाहे मानक रूप कहिए, चाहे सामान्य रूप कहिए, 3 चीज़ कहा जाता है। वैसे हम 1 लिखे हैं पर आपको 3 याद रखना है, 3 आप लिख लीजिए। एक ही चीज़ को 3 चीज़ कहा जाता है और इससे क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आपको लिखना है। क्या होता है? ax² + bx + में c,
और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जैसे ही ए के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद बनेगा ही नहीं। बी एक्स प्लस सी को लेकर हम क्या करेंगे, है ना। और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, याद रखना है आपको, अल्फ़ा और बीटा, ठीक। और यहाँ पर शून्यकों का योग का जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना, उसी को हम कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है, ठीक। और यहाँ पर जब दो आपको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आपको दिया रहे और बोलेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो आपको ये सूत्र लगाना है। क्या दिया रहे, अल्फ़ा और बीटा का मान दिया रहे, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया रहे, द्विघात बहुपद बोले निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला लगाना है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का आपको फॉर्मूला लगाना है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात बहुपद है नेक्स्ट। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a। और एक और फॉर्मूला है, ज़बरदस्त है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद जब बोले आपको ज्ञात करने के लिए, त्रिघात बहुपद बोले आपको ज्ञात करने के लिए और अल्फ़ा बीटा गामा दिया रहे, अल्फ़ा बीटा गामा दिया रहे और बोले आपको कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना है ना, ये रखना जरूरी है। x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक। पूछा गया क्वेश्चन है ये, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी पूछा गया क्वेश्चन था यह, ठीक है। चलिए विभाजन एल्गोरिथम हमें पता है क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम। px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस में rx। अरे भाई वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उसी को कहते हैं हम px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ठीक। कुछ फॉर्मूले हैं जो सवाल के बीच बीच में आता रहता है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रट लेना है, मतलब याद कर लेना है अच्छे से कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² का। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है, ठीक। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b² होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए बहुपद खत्म हो गया, इतना ही फार्मूला था, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला सब था वो आपको हम बता चुके हैं। अगला तीसरा नंबर चैप्टर है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। कोई भी समीकरण अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इस रूप का होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए 2 का मतलब क्या, 2 1 2, चरों का मतलब 2 चर होना चाहिए। चर किसको कहते हैं, x y z p q r, ये सब जो है वो क्या है, हमारा चर है जिसका मान बदलता है। तो देखिए ना 1 2 1 2 2 चर है ना, ठीक। रैखिक मतलब एक घाती, तो देखिए ना एक घाती तो है, इसको हम क्या कहेंगे, एक घातीय कहेंगे। घात क्या है, 1 1 1 1 1 1, तो एक घाती बोलेंगे ना इसको। समीकरण बराबर में कुछ न कुछ है, बराबर में कुछ न कुछ है, उसी को हम कहते हैं समीकरण। बराबर में कुछ लगना चाहिए, उसी को समीकरण कहते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो है ना, 2 गो तो है समीकरण, तो हो गया जोड़ा में, इसी को कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से हल कर सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता है। अब बस पैसेंस के साथ बने रहिए, आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या, हम तो पढ़ चुके हैं पर ये सब चीज़ तो हमें पता ही नहीं था। आपको इस वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपको ये रियलाइज्ड होगा कि ऐसा भी होता था सर क्या, हमें तो पता ही नहीं था। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है ये चीज़, लेकिन आपको पता है, बहुत आप अच्छे हैं, खुशनसीब हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ कितने हैं, टोटल 4 हैं। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा व्रज गुणन विधि होता है, ठीक। किसी भी समीकरण को आप इस चारों विधि से हल कर सकते हैं, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप चारों विधि से हल कर सकते हैं। चारों से सेम आंसर आता है, आपको दे देता है, और कोई भी विधि एक पूछ देगा आपसे, जिसमें कि ग्राफीय विधि तो फिक्स ही है, इसको कोई बदल नहीं सकता, और इस तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट व्रज गुणन विधि है, पूछ देता है आपसे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनने वाली क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला ये चीज़ है। इसको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए भाई समझते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है भाई, सबसे ज़्यादा। देखिए इसमें हम 10th क्लास में 3 तरह के ग्राफ पढ़ते हैं। पहला प्रतिच्छेदी, इसको क्या कहते हैं, समपाती, इसको क्या कहते हैं, समांतर। प्रतिच्छेदी रेखा यह क्यों है समझिए, क्योंकि यह एक दूसरे को कट कर रहा है ना, चाहे कट करे चाहे टच करे, वो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। समपाती है, ये एक के ऊपर एक रेखा है, मतलब समपाती है। एक के ऊपर एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, समपाती। इसको समांतर बोलेंगे, दोनों रेखाएं समांतर है, एक समान अंतर में है, आगे भी ऐसे बढ़ते जाएगा। जैसे ये ट्रेन का पटरी जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारा समांतर रेखा ही होता है। ट्रेन का पटरी समान अंतर से आगे बढ़ते जाएगा, अनलिमिटेड इधर भी अनलिमिटेड इधर भी, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, समांतर रेखा बोलेंगे। अगर हम बात करें कि प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं, तो आपको कहना है एक हल होता है। क्यों एक हल होता है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक हल होगा। एक बिंदु पर कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, इसलिए एक हल। यहाँ पर देखिए एक के ऊपर एक जब रखा हुआ है, और हम जानते हैं कि कोई भी रेखा जो है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो एक के ऊपर एक है, इसका मतलब कि पता नहीं कितने बिंदु को वो काट रहा होगा, टच कर रहा होगा, तो कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखा ना तो टच कर रहा है, नहीं तो छू रहा है एक भी बिंदु को, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब समझ गए होंगे, टच करे या काटे तो उसका हल होगा, जितने बार टच करे उतना हल, ना करे टच तो कोई हल नहीं, ठीक। यहाँ पर देखिए अब हल हो रहा है ना, तो हम संगत कहेंगे। यहाँ पे भी हल हो रहा है, एक हल हो चाहे बहुते हल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हल हो रहा है इसलिए संगत, इसमें हल नहीं हो रहा था इसलिए असंगत युग्म कहेंगे। युग्म मतलब जोड़ा, असंगत युग्म कहेंगे। समझ गए होंगे आप, मुझे लग रहा है। अब देखिए संगत है ना, एक साथ है, ये टच कर रहा है तो अविरोधी कहेंगे, क्योंकि वो एक साथ है, अलग अलग नहीं है, हल हो रहा है इसलिए अविरोधी निकाय। यहाँ पर देखिए इसको आश्रित कहेंगे निकाय, क्यों, क्योंकि एक के ऊपर एक लदा हुआ है, चढ़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे हम, आश्रित कहेंगे, निर्भर है एक दूसरे पर। यहाँ पर देखिए हम इसको बोलेंगे विरोधी बोलेंगे, सॉरी ये जो है वो विरोधी हो जाएगा, यहाँ पर हम अविरोधी लिख दिए हैं, विरोधी निकाय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग है ना, एक दूसरे के साथ है ही नहीं, हल हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसको हम विरोधी निकाय बोलेंगे, ठीक है। अब एक ग्राफ को देख करके आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको समीकरण दे दे तो कैसे पता करेंगे, इस सब का क्या फॉर्मूला होता है, इस सब का क्या शर्त होता है, आइए दिखाते हैं। हमारे पास ये है भाई, देखो कोई समीकरण है, उसमें a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं हुआ दोनों का मान, तो कह देंगे कि वो प्रतिच्छेदी रेखा है। हल कहेगा तो कह देंगे एक हल है, कह देंगे संगत है, अविरोधी है, कुछ भी पूछे कह सकते हैं हम। इसका क्या होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों बराबर होना चाहिए। जैसे तीनों बराबर होगा, कुछ भी पूछेगा आराम से कह देंगे। ये सब का एक ही फॉर्मूला, इस सब का एक ही फॉर्मूला, समांतर रेखा का भी यही फॉर्मूला। इसमें बराबर नहीं होगा c1/c2, कोई हल नहीं होगा उसका यही फॉर्मूला, असंगत युग्म का यही फॉर्मूला, विरोधी निकाय का यही फॉर्मूला, मतलब चार का एक ही फॉर्मूला समीकरण को देख करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए इसको समझते हैं भाई, क्या है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल की बात। 3.6 का एक क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल में भी आप देखिएगा और क्वेश्चन भी है। ऋतु धारा के अनुकूल ये चलता है वो चलता है, ऐसे करके होगा अनुकूल और प्रतिकूल की बात। मान लीजिए कि ये धारा है, ठीक है, ये नाव है हमारा। 3.6 का एक कंसेप्ट है ये, इसको समझिए अच्छे से। ये नाव है, ये भी धारा है और ये नाव है। ये अनुकूल का कंडीशन में चाल क्या होगा, धारा का और नाव का, इसकी बातें हम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि मान लीजिए कि नाव जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है और पानी का बहाव जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, नाव भी और पानी का बहाव भी।
तो क्या होगा उस कंडीशन में कि तो ये जो नाव जो है उसकी चाल में वृद्धि हो जाएगा, मतलब उसको सपोर्ट मिलेगा, है ना। रेती भी उधर ही मार रहा है, नाव भी उधर ही चल रहा है, तो नाव का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा आपस में। तो चाल क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, ये ऐसे समझिए, तो जिधर आप साइकिल चला रहे हैं उधर भी हवा भी बह रहा है, तो आपकी चाल, साइकिल की चाल क्या होगा, बढ़ेगा ना, दोनों जुड़ जाएगा, साइकिल का चाल और हवा का चाल दोनों जुड़ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, नाव इधर बह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और पानी इधर बह रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इसमें क्या होगा समझिए, दिक्कत होगा, इसकी चाल घट जाएगी नाव की। आप जिधर साइकिल चला रहे हैं और सामने से हवा बह रहा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत तकलीफ़ होगी साइकिल चलाने में, आपकी चाल जो है ना वो घट जाएगी। तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नाव का x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास क्वेश्चन है जो, इसको आप अच्छे से समझिएगा। सबसे बड़ा फॉर्मूला है आपके 10th क्लास में, कौन सा, देखिए, व्रज गुणन विधि बराबर क्या होता है, x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1 होता है। ठीक, चलिए अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर देखिए 2x² + 3x + 4 = 0, ये हमारा क्या है, समीकरण है। क्यों, क्योंकि बराबर में 0 लगा है ना, अधिकतम घात 2 है तो समीकरण हो गया। 2x² + 3 = 0, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है, 2 है। ठीक है, x² + 4x = 0, ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, बराबर में 0 लगा है, इसलिए हमारा यह समीकरण हो जाएगा। बराबर में 0 नहीं लगेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। बराबर में 0 न लगा करके देखें तो यह सब क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। किसका, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अगर बराबर 0 नहीं लगाए तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा, बराबर में 0 है तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण के भी 2 शून्यक होते हैं, कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा। जैसे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक था ना, अल्फ़ा और बीटा, उसी तरह द्विघात समीकरण के भी 2 मूल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो बहुपद में x का मान निकालना क्या कहलाता था, शून्यक, और चौथे नंबर चैप्टर में x का मान निकालना क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मूलों का योगफल, इसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा + बीटा भी कहते हैं। सूत्र क्या होगा, -b/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला c/a होता है। ठीक है, 2 मूल आपको दे दे, ठीक है, 2 मूल दे दे आपको और बोले द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो यही फॉर्मूला लगाना है, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा बराबर में 0 लगा देना, बस हो गया। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का वह एक ही फॉर्मूला है, बस 0 का अंतर है। समीकरण में 0 लगा दीजिएगा और बहुपद वाला में 0 नहीं लगाइएगा। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद को हम कितने तरीक़ा से हल कर सकते हैं। तो टोटल जो है वो 3 तरीक़ा से हल कर सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि आपको पता होगा, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, ठीक, और तीसरा द्विघाती सूत्र। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, श्रीधाराचार्य सूत्र होता है। आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि द्विघाती सूत्र को दूसरा नाम है श्रीधाराचार्य सूत्र। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एरो बना करके हम यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। पूर्ण वर्ग बनाने का एक शर्त होता है, पूर्ण वर्ग बनाने का जो है वो एक शर्त होता है। क्या शर्त है उस पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब भी पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम, तो हमें ये 2 बातें याद रखनी ज़रूरी हैं। हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए केवल कि x² का गुणांक 1 होना है, और दूसरा था कि x के गुणांक को आधा का वर्ग करके जोड़ना और घटाना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। नेक्स्ट है द्विघाती सूत्र, x बराबर, द्विघाती सूत्र आपको पता होगा, -b + -√b² - 4ac / 2a होता है। किसका सूत्र, द्विघाती सूत्र का। ठीक, यहाँ से एक बार प्लस के साथ लिख देंगे तो ये पहला मूल हो जाएगा, माइनस के साथ लिख देंगे तो दूसरा मूल हो जाएगा। फिलहाल हम एक से ही काम निकाल सकते हैं, इसलिए हम अलग अलग नहीं लिखे हैं। ठीक, जब सवाल सॉल्व करेंगे तो अलग अलग डायरेक्ट लिख देंगे।
यहाँ पर विवेचक कहिए या फिर विविधकर कहिए। विवेचक का जो है ना दो नाम है विवेचक का, विविधकर और डिस्क्रिमिनेंट, जिसे डी से कहा जाता है। क्या होता है सूत्र? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसका पहला लेटर लिया गया है। विवेचक पूछे चाहे विविधकर, फॉर्मूला एक ही, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि कोई अगर हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसका मूल कैसे निकलेगा, कैसे पता करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि मूल कैसा होगा, इसका x का मान जो निकलेगा वो कैसा होगा, कैसे पता करेंगे हम? तो वो डिसाइड करेगा कौन? विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर धनात्मक आता है मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके अगर आता है तो उस द्विघात समीकरण का जो हम मूल निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, दोनों अलग अलग x का मान निकलेगा और वास्तविक होगा। भिन्न मतलब क्या? अलग अलग निकलेगा, एक ही जैसा नहीं निकलेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है, क्या आता है? 0 आता है, तो जो भी हम x का मान निकालेंगे द्विघात समीकरण से वो दोनों सेम होगा, बराबर होगा, है ना? दोनों मूल क्या होगा? समान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है माइनस में आता है तो मूल निकलेगा ही नहीं। जैसे ही माइनस में आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो उस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं निकलेगा, मतलब x का मान निकलेगा ही नहीं कुछ। ठीक, चलिए, तो चौथा नंबर चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। पाँचवा नंबर चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, समांतर श्रेणी कैसा होता है, समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं? पहला वाला को a1 कहते हैं, दूसरा पद अगर निकालना होगा तो a + 1d कर देना है, तीसरा पद अगर निकालना होगा तो a + 2d कर देना है, चौथा पद निकालना होगा तो a + 3d कर देना है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। पहले पद को a1 कहते हैं, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4 कहते हैं हम समांतर श्रेणी में। ठीक, प्रथम पद को या तो a1 कहते हैं या फिर ए कहते हैं। सार्वंतर को क्या कहते हैं? डी से लिखते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस, उसी का पहला लेटर लिया गया है डी। सूत्र क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, जो भी एपी होगा उस एपी में से क्या करना है? दूसरा में से पहला को घटा देना है। दूसरा पद माइनस पहला पद, जरूरी नहीं है, हम यहाँ से भी घटा सकते हैं, a4 माइनस a3 कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये दूसरा ही पद, ये क्या है? पहला पद है। अगर इस दोनों में देखें तो ये दूसरा पद, ये पहला पद, कहीं से भी निकाल सकते हैं हम डी, बस वो एपी होना चाहिए, तो बस अगला में से पिछला होना चाहिए। ठीक, चलिए, एक फॉर्मूला है आपका कि एनवा पद निकालने के क्या फार्मूला होता है, कोई पद निकालने का क्या फार्मूला होता है, मतलब 3-4 पद तक दे दिया एपी में, आगे का टर्म बोले निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? एनवा पद an बराबर क्या होता है? a + n-1 इंटू में d होता है। ठीक, और जहाँ पे n जो है वो पदों की संख्या होता है, n क्या होता है? पदों की संख्या। an क्या होता है? अंतिम पद, अंतिम पद को l से लिखते हैं, tn से लिखते हैं, an से भी लिखा जाता है। a हमारा तो पता ही है, प्रथम पद d तो पता ही है, क्या होता है? सार्वंतर, n पदों की संख्या होता है। सब कुछ तो आप समझ ही गए यहाँ से, है ना? n पदों का योगफल, n पदों का क्या है? योगफल, मतलब कोई भी एपी है उसका जोड़ने वाला क्या फार्मूला होता है? Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 = 2a + n-1 इंटू में क्या होता है? d होता है। और एक और फार्मूला होता है, जब अंतिम पद दिया रहे तो Sn बराबर n/2 a + l कहिए, an कहिए या tn कहिए, यहाँ पे सब चलेगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है हमारा कौन सा? तो निर्देशांक ज्यामिति। कुछ बातें हैं इसमें, कुछ लाइंस हैं, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है इस चैप्टर से, और जो भी अभी हम बताने वाले हैं उससे ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा और इसे अच्छे से रट लीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें कह रहा है कि क्षैतिज रेखा को, मतलब एक्स अक्ष एवं उदग्र या फिर ऊर्ध्वाधर कहिए, उदग्र या ऊर्ध्वाधर बात बराबरी है, रेखा को y अक्ष कहते हैं। ठीक, समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी जब हम ग्राफ बनाते हैं, कोई ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? उदग्र या ऊर्ध्वाधर। ये जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। यही हो गया x, ये हो गया y, x डैश y डैश, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज अक्ष एवं उदग्र y अक्ष प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। हाँ, नहीं समझे? ये जहाँ पर
ये क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ पे कट करती है, यही हमारा होता है क्या, मूल बिंदु। क्या, मूल बिंदु होता है यही हमारा। ठीक, चलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। एक नंबर यहाँ से कंफर्म है, पूछता ही है यहाँ से कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। इसे आप रट लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारा लाइंस है वो है कि किसी बिंदु के निर्देशांक को दो मान जैसे x और y होता है, कोई बिंदु जो है उसमें पहला को x कहते हैं, दूसरा को y कहते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं उसको, जिसमें पहले को x को भुज कहते हैं, फिर x निर्देशांक भी कहते हैं। पहले वालों को या तो भुज कहते हैं या x निर्देशांक कहते हैं, दूसरे को y कहते हैं या कोटि कहते हैं या फिर y निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, कोई भी बिंदु, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 2 और 3 है, तो ये जो बिंदु है इसको भुज कहते हैं, x निर्देशांक भी कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, y निर्देशांक भी कहते हैं, y अक्ष भी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा ये सब चीज़, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं हम आपको, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु को भुज या x निर्देशांक कहलाता है। ठीक, y अक्ष से उस बिंदु का क्या, x निर्देशांक कहलाता है। फिर है किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि या फिर y निर्देशांक कहलाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नेक्स्ट जो लाइंस है वो है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, x,0 होता है। x के बारे में देखो, बिंदु हमेशा 2 रूप में होता है, x और y रूप में होता है। x के बारे में पूछे तो y 0 कर देना है। y अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,y होता है। जिसके बारे में पूछ रहा है उसको लिखना है, जिसके बारे में नहीं पूछ रहा है उसके जगह पर 0 रख देना है, बस हो गया x y में। सिंपल सी चीज़ है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है भाई, ऐसे ही कुछ नहीं है हवा में, सब कुछ पूछा गया है यहाँ पर। चलिए ज़बरदस्त फार्मूला है ये। चलिए नेक्स्ट है दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 बिंदुओं का निर्देशांक दे देंगे और बोल देंगे कि दोनों के बीच की दूरी निकालिए, बस लगा देना यही फार्मूला। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फार्मूला x² + y² रूट में। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, ठीक है, फार्मूला ही पूछ दिया है बार बार, कितने बार। नेक्स्ट है हमारा मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का सूत्र x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। इसका कोई इलाज नहीं है, बस याद करना है आपको। त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 होता है। चलिए नेक्स्ट विभाजन सूत्र m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 होता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा 1/2 बड़ी कोष्ट x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 होता है त्रिभुज का फॉर्मूला। 3 बिंदुओं के शीर्ष दे देंगे आपको और बस निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके सामने। तो हमारे पास जो है वो अगला है कि पाद या चतुर्थांश का सूत्र या चिन्ह क्या होता है। प्रथम पाद में क्या आता है आपको पता होगा, प्लस का चिन्ह आता है। द्वितीय पाद में क्या होता है, माइनस और प्लस का चिन्ह आता है। तृतीय पाद में माइनस का चिन्ह आता है। चतुर्थ पाद में क्या आता है, प्लस या माइनस का आता है। पाद कहे चाहे चतुर्थांश कहें, बात बराबर ही है, ये आपको रट लेना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है कि संरेखी के शर्त क्या है। जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देना है। संरेखी का मतलब क्या होता है कि तीनों एक ही रेखा पर हो, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ना बने। क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको, ऐसे पूछता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तब आपको क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है, वही 1/2 बड़ी कोष्ट x1 x2 ये जो था वही वाला, अब बराबर में 0 लगा देना है, बस आपका k का मान निकल जाएगा। तो आप समझ गए ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस पे से, कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 गो बिंदु का निर्देशांक दे देगा और ये बोल देगा कि संरेखी है। सिंपल सा बन जाएगा आपसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों बिंदु संरेखी हो तो कैसे करेंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 3 बिंदु दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि तीनों एक ही रेखा पर हैं। तो AB और BC
दोनों की दूरी निकालेंगे, फिर AC के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और AB और BC इस दोनों बिंदु को दूरी को हम जोड़ेंगे। अगर AC के बराबर आ गया तो कह देंगे कि तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। दो तरीक़ा से लिखे हम इसको। सबसे बड़ी दूरी जो होगा बाकी की दो दूरी के योग के बराबर हो गया तो कह देंगे कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हैं, या फिर ये समझिए आप इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा चैप्टर क्या है हमारे पास? ट्रिगोनोमेट्री है। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले यह चैप्टर है। सबसे पहले त्रिकोणमिति में क्या होता है? H मतलब हाइपोटेनस जिसे कर्ण कहते हैं हम, P से परपेंडिकुलर जिसे हम लंब कहते हैं, और B से बेस जिसे हम कहते हैं आधार। क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण बराबर p² प्लस में b² रूट में, अगर P का फॉर्मूला पूछे मतलब लंब का तो h² मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, B का पूछे तो h² माइनस में हो जाएगा p² हो जाएगा रूट में, ठीक। चलिए ये तो आप समझ ही गए। उसके बाद हमारे पास आता है त्रिकोणमितीय अनुपात आता है कुछ। क्या आता है? त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। टोटल जो है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन? तो साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये सब क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। सबका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, जिसको हम कहते हैं लंब बट्टा कर्ण कहते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, जिसको B/H कहते हैं। टेन का P/B होता है। कॉसेक का H/P मतलब कर्ण बट्टा लंब कह सकते हैं। सेक का क्या होता है? H/B होता है। और कॉट का क्या होता है? तो B/P होता है कॉट का फॉर्मूला। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध क्या सब है? वही जो था हमारे पास 6 अनुपात, उसका कुछ और फॉर्मूला सब है। जैसे मान आने का 6 फॉर्मूला होता है। कितने? 6 फॉर्मूला होता है मान 1 आने का। उस मान 1 आने से ही बहुत सारा फॉर्मूला बना गया है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इसको हम। ये जो मान 1 आने का फॉर्मूला है उसी से बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हुआ है। देखिए कैसे। पहला है हमारा साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं साइन थीटा का मान निकालूँ यहाँ से तो 1 ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में नीचे आ जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दीजिए 1/sin थीटा। या कॉसेक का मान निकालना है तो इसको उधर भेज दीजिए तो ये नीचे चला जाएगा, वही हुआ है यहाँ पर। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा बराबर क्या हुआ? 1/sec थीटा। इसको इधर भेज दिए तो भाग में चला गया, गुना में था तो। सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो इसको उधर भेज दीजिए, नीचे चला जाएगा, गुना में है ना तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा नीचे। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। तो ये 3 था मान 1 आने का फॉर्मूला। उसी से ये सारा फॉर्मूला कैसे निकला आपने देख लिया। 3 और है हमारे पास, आइए दर्शन करवाते हैं तीनों से आपको। 3 हमारे पास और है। कौन कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा का जैसे ही फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा? 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? 1 तो रहेगा ही, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाइए तो कैसे बनेगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा, बस उधर आपको भेज देना है। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अगला जो है हमारे पास वो आपके पास फार्मूला है कि 2-3 कुछ खास फार्मूला है, उसको आपको अच्छे से रख लेना है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये पूछेगा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं उसको बनाने चला जाता है। बनाना नहीं है भाई। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा जब भी दिखे तो जो भी ऊपर में होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। सिंपल सी बात है। 2 खास फार्मूला ये भी, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस दोनों का बहुत यूज होता है भाई, इसे आप रट ही लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक। तो ये 4 फार्मूला बहुत ही खास था, इसको आपको अच्छे से रट लेना है। डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव बनता है और ये दोनों
काम आता है सब्जेक्टिव बनाने में, ये दोनों ऑब्जेक्टिव बनाने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 90 डिग्री में बदलने वाला क्या है हमारे पास। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए पाई का मान क्या होता है, आप दूसरे चैप्टर में क्या पढ़े थे, पाई का मान 22/60 या 3.14, लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान बदल जाएगा, 180 होता है। कहीं पर अगर लिखा है π/2 मतलब 90 डिग्री की बात हो रहा है, कहीं पर लिखा है π/3 मतलब 60 डिग्री की बात हो रहा है, π/4 मतलब 45 डिग्री की बात हो रहा है, π/6 लिखा है मतलब 30 डिग्री की बातें हो रहा है। कैसे समझ रहे हैं, पाई की जगह पर आप 180 रखिए यहाँ पर, 2 से भाग दीजिए 90 बार में कट जाएगा, 180 यहाँ पर रखिए, भाग दीजिए 3 से 60 बार में कट जाएगा, ठीक है। यह टेबल है त्रिकोणमिति का, यह टेबल है त्रिकोणमिति, इसके बिना भी अधूरा है भाई दूसरे नंबर चैप्टर 8.4, और यहाँ से भी 2 नंबर कम से कम बनता है डायरेक्ट, है ना। देखिए कैसे, ये हमारा टेबल है, ये संकेत हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। बस आपको क्या करना, उसके मान को भी उल्टा देना है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1। उसका उल्टा कॉसेक, ये क्या है अपरिभाषित या फिर अनंत कहिए या इनफाइनाइट कहिए, इसका उलट जाएगा 2 हो जाएगा, इसका भी उलट जाएगा √2, ये ऊपर चला जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 का तो कोई महत्व होता नहीं है, ये भी उलट गया और ये तो ऐसे ही रहेगा 1। नेक्स्ट है हमारा कॉस और सेक, इसको कैसे समझाते हैं, देखिए इसमें भी वही हुआ है, कॉस 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0। सेक में 1 होगा 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान 2/√3, उलट गया, ये 45 डिग्री √2 और 60 डिग्री 2 और 90 डिग्री में इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला है टेन थीटा और कॉट थीटा की बारी है, किसका, टेन थीटा और कॉट थीटा की बारी है। इसको समझते हैं अच्छे से हम। टेन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 कॉट 45 दोनों 1 होता है, बहुत अच्छी बात। 60 डिग्री √3 और 90 डिग्री इनफाइनाइट, कॉट का इनफाइनाइट हो जाएगा 0 डिग्री में, 30 डिग्री में पलट गया √3, ये 1 रहेगा, ये भी उलट गया √3/1 है ना, उल्टा देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और 90 डिग्री में 0 हो जाएगा, ठीक। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, तो लाइक कर दीजिए आप समझ गए तो, सिंपल सी बात है। अगला चैप्टर है भाई वृत्त, सर्कल, वृत्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें कोई फार्मूला ही नहीं है, लेकिन फार्मूला है। देखिए क्या सब है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर से भी, सारे को अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रख लेना है आपको, बहुत ही अच्छा है ये भी। आइए देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वृत्त पर, किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे कोई वृत्त है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, इस पर स्पर्श मतलब छूते हुए कितनी रेखा गुजार सकते हैं, अनंत 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 अनंत, कहीं से भी कुछ भी खींच, बस इसको टच करना चाहिए, टच करना चाहिए, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा है कि वृत्त पर के किसी बिंदु मतलब एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक। वृत्त के किसी एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, कोई और नहीं खींच सकते। इस चीज़ को समझिए आप। यहाँ पर मान लीजिए कोई वृत्त है हमारे पास, तो वृत्त के जो कोई एक बिंदु, ये सब क्या है, बिंदु से ही मिल के बना है, तो एक बिंदु पर केवल हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस पर दोबारा नहीं खींच सकते। ऐसे खींचेंगे तो वो भाई छेदक हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, कोई और बिंदु ही टच कर जाएगा। मतलब कि वृत्त पर जो एक बिंदु होगा उस पर से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिंपल सी बात आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर से बाहर में जो बिंदु होगा वहाँ पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे, इस बात को समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ठीक, बाह्य बिंदु, बाहरी में एक बिंदु है, इस बिंदु से किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं,
केवल 2, इसके बाद कुछ भी नहीं खींच सकते, दिमाग लगाइए। तीसरा खींच ही नहीं सकते, ऐसे कीजिएगा तो वो छेदक रेखा हो जाएगा। केवल 2 अस्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, हर बार पूछता है कि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल और केवल 2। अभी आपको हम समझा दिए बहुत अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है वो है, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वृत्त के जो बिंदु है उस पर से आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। कैसे खींचिएगा? एक वृत्त है यहाँ पर, भीतरी बिंदु से स्पर्श कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। कैसे स्पर्श कीजिएगा आप? स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते, ऐसे कीजिएगा। ये तो जीवा हो गया। ये स्पर्श इसको थोड़ी ना कहेंगे हम, स्पर्श उसको कहेंगे जो छूते हुए गुजरे, उसको स्पर्श कहेंगे हम, ठीक। चलिए नेक्स्ट लाइन है हमारे पास कि वृत्त का त्रिज्या मतलब 8 क्या होता है? फॉर्मूला व्यास बटा 2, जिसको हम कहते हैं d/2 कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई r प्लस में 2r, या इसको ऐसे भी लिखते हैं r कॉमन लेकर के r इंटू पाई प्लस 2 कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास कि वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर बटा में 2, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दिए तो बन गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त के व्यास का फॉर्मूला 2r, मतलब 2 गुने त्रिज्या हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे पास कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। समझते हैं इसको। सबसे पहले त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन त्रिज्यखंड में 2 चीज़ आता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड, एक लघु त्रिज्यखंड। मान लीजिए कि ये एक हमारा वृत्त है, उस वृत्त को यहाँ से अगर हम काट करके निकाल दें इसको और इसको, तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? इस वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। इस वाले भाग को, ये खाली वाला भाग जो है वो क्या है हमारा? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। और इस शेप को क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और ये जो है हमारे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु चाप कहेंगे। और इसको कहेंगे दीर्घ चाप। तो समझ गए ना आप? इसको लघु त्रिज्यखंड, इसको लघु वृत्तखंड, इस लाइन को लघु चाप, इसको दीर्घ चाप, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 डिग्री गुने πr स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई क्या होता है? फॉर्मूला θ/360 डिग्री गुने 2πr होता है, ठीक। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछे हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 360 डिग्री माइनस में θ/360 डिग्री गुने πr स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे किसको? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, ठीक है। तो आराम से हमारा क्या है? तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। उसको हम पहले समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए कि ये हमारे पास वृत्त है, इस वाले भाग को हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे किसको? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक ऐसे रेखा खींचेंगे यहाँ से, तो एक त्रिभुज ही बनेगा ना, उसके क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, आराम से हमारा निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, तो निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास जो है उसमें हम देख रहे हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 गुने πr स्क्वायर होता है। किसका फार्मूला? वृत्त के चतुर्थांश का फार्मूला होता है, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुना a मतलब भुजा, 4 गुने भुजा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है,
वर्ग आपको पता है वर्ग कैसा होता है देखने में, जैसे व्हाट्सअप प्रोफाइल होता है वो हमारा क्या होता है, एक वर्ग के आकार का होता है, वर्ग के शेप में होता है ना। चलिए आयत आपको पता होगा, आयत कैसा होता है, कोई खेत जो होता है, बहुत सारे खेत, वो क्या होता है, आयताकार आकार का होता है। जिस पे क्रिकेट खेला जाता है वो जो पिच होता है वो भी एक आयत के आकार का ही होता है, ठीक है। चलिए भाई इसको समझते हैं। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस में चौड़ाई स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बनता है, इसे आप अच्छे से याद कर दीजिएगा। ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर कह सकते हैं हम, भुजा को ए से लिखा गया है। 13वां नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। उसमें सबसे पहले हम समझेंगे घनाभ। क्या समझेंगे, सॉरी घन। वो जो लूडो का गोटी होता है वो किस आकार का होता है, घन के आकार का ही होता है, इस तरह से होता है, ठीक। जिसमें ये भुजा जिसको ए नाम दिया गया है, सारी भुजा को एक ही नाम दिया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घन का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। ए की जगह पर भुजा आपको मानना है, ठीक। घन का विकर्ण √3 गुना a, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला है घनाभ। क्या है, घनाभ। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, T इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B होता है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। इसे आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा इस सारे फॉर्मूलों को। बेलन सिलेंडर आकार का होता है, यह बेलन, सिलेंडर ही कहते हैं इसे इंग्लिश में बेलन को। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr इंटू में h प्लस r। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। आयतन क्या होता है बेलन का, πr² h होता है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है शंकु। क्या है, शंकु है। इस बेलन में ये हमारा h होता है, ये त्रिज्या r होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr इंटू में l प्लस r होता है। बेलन का आयतन 1/3 πr² h होता है। बेलन का तिर्यक ऊंचाई मतलब टेढ़ी रेखा जो होती है l, उसका फॉर्मूला होता है h² प्लस में r² रूट में, ठीक। इसे आप याद रखिएगा, इसे हम h कहते हैं, इसे l कहते हैं और इसे r कहते हैं, ठीक। ये ऊंचाई सीधा वाला, ये तिर्यक लंबाई हो गया। ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। चलो भाई नेक्स्ट है गोला। गोला, फुटबॉल जो है वो क्या है, गोला का ही आकार का एक शेप है ना, फुटबॉल को गोला हम कह सकते हैं, क्रिकेट बॉल को हम गोला कह सकते हैं। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोला का आयतन 4/3 πr³। बस इतना ही होता है गोला में सूत्र, गोला गोला। उसके बाद है अर्धगोला, आधा गोला। कटोरी क्या है, कटोरी हम लोग के घर में कटोरी होता है, वो क्या होता है, अर्धगोला ही होता है ना, उसी के आकार का होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², आयतन 2/3 πr³ होता है। गोला का आयतन 2/3 πr³ होता है। अगला है शंकु के छिन्नक। शंकु का छिन्नक कैसा होता है, हम लोग के घर में क्या है, एक बाल्टी होता है, बाल्टी जिसमें हम लोग नहाते हैं, बाल्टी। ये तो वो जो बाल्टी होता है वो क्या होता है, एक शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। शंकु का ये ऊपर से काट दिया गया है तो ये बन गया छिन्नक। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, π इंटू r1 प्लस r2 का इंटू में l होता है, ठीक। ये r2, ये r1, ये तिरछी ऊंचाई और ये h हो गया ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु के छिन्नक का, π इंटू r1 प्लस r2 इंटू l प्लस πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर होता है। आयतन क्या होता है, 1/3 π इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस में r1 इंटू r2 इंटू में h होता है। l स्क्वायर बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर होता है, ठीक। बस अंतिम पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सांख्यिकी, स्टैटिक्स है। उसमें कुछ खास फार्मूला नहीं है, बहुत ही कम फार्मूला है,
हो जाएगा हैंडल बहुत ही जल्दी। जिसमें हम ये देख रहे हैं माध्य निकालने का जो है वो 3 फार्मूला। आप लोग को क्या पता है तो कमेंट में यस कर दीजिए। माध्य निकालने का 3 फार्मूला कौन कौन? एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। तो माध्य x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। दूसरा विधि क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। पग विचलन विधि से x बार बराबर क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू में h होता है। ठीक, एक क्या है आपको वर्ग अंतराल दे देगा, एक डेटा दे देगा और इस तीनों में से कोई भी विधि आपको कह देगा कि उस विधि से आप निकालिए माध्य को, तो आपको निकालना होगा। अगर नहीं कुछ बोले तो जो मन करे उस विधि से आप निकाल दीजिए, लेकिन अगर कह देता है कि इसी विधि से निकालिए तो इसी विधि से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब किसको क्या कहते हैं समझते हैं। यहाँ पर ए हमारा क्या होता है? कल्पित माध्य होता है। यू आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए इंटू एच होता है। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। एफ क्या होता है? बारंबारता होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? एफ आई का योग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं अपने चैनल पे माध्य, माध्यक, बहुलक सब निकालना पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे ये सारी फार्मूला को। चलिए, एक बहुलक का फार्मूला है। जब वर्गीकृत जब आंकड़ा दिया रहेगा तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F2 F0 गुने माइनस F2 इंटू में H होता है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। F1 बहुलक वर्ग से ठीक बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले मतलब ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होता है। ठीक उसी तरह से अगर वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहे तो माध्यक निकालने का क्या सूत्र होता है, इसको हम समझते हैं। माध्यक बराबर होता है एल, माध्यक कहिए चाहे माध्यिका कहिए, बात बराबर ही है। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू में एच होता है। कैपिटल एन जो होता है ये एन वो होता है सिग्मा एफ होता है, मतलब सिग्मा मतलब योग, एफ का पूरे का डेटा होता है, उसका योग होता है। एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होगा। एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच क्या होता है? वर्ग माप की लंबाई कहिए चाहे माप कहिए, बात बराबर ही है। बहुलक का एक फॉर्मूला होता है कि 2 गुना माध्यक माइनस 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य होता है। बहुलक जब अवर्गीकृत आंकड़ा रहे, डायरेक्ट आंकड़ा आपको दे दिया रहे, जैसे 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके दे दिया रहे, तो बहुलक का एक फॉर्मूला होता है। जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आया हुआ रहता है वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक, माध्य का फॉर्मूला जब अवर्गीकृत आंकड़ा न रहे, वर्गीकृत आंकड़ा रहे, डायरेक्ट दे दिया रहे 3, 4, 5, 7 ऐसे करके दे दिया आंकड़ा, तब बोले माध्य निकालने के लिए। नैंद का फॉर्मूला है ये, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, योग मतलब जोड़ होता है। परिसर का सूत्र होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। कुछ संख्या दे देगा आपको, कुछ डेटा दे देगा और बोल देगा परिसर निकालिए, तो उसमें से आपको क्या करना है? सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान में से ढूंढ करके उसको घटा देना है। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला होता है? मध्य बिंदु कहिए चाहे वर्ग चिन्ह कहिए, उसको हम एक्स आई से लिखते हैं। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2 होता है। इसे आपको अच्छे से रट लेना ये सारे फार्मूला को। मेरे पास प्रायिकता जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ज़्यादा फार्मूला नहीं है पर जो भी है बहुत ही खास है और ऑब्जेक्टिव बनने वाला इस चैप्टर से बहुत होता है। जैसे प्रायिकता का फॉर्मूला अगर पूछे तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ई क्या होता है? इवेंट होता है। इवेंट मतलब घटना। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, उसका पहला लेटर लिया गया है, तो किसी घटना के होने की प्रायिकता, ये घटना के नहीं होने का साइन है। ये किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है हमेशा। पी क्या है? घटना ई के होने की प्रायिकता। पी ई डैश क्या है? घटना के नहीं होने की प्रायिकता, अभी तो बोले। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0। संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? या तो 0 होता है या फिर उसके 1 से 1 के अंदर में होता है, 0 या 1 के बीच में होगा। ठीक है, और निश्चित घटना की प्रायिकता बहुत अच्छे से इसको हम समझा रखे हैं, चाहे तो
एमबीडी गाइड का जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से उसको हम बताए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे संभव घटना एक होता है, एक तो होता है पर कैसे होता है, क्यों होता है, और संभव घटना की प्रायिकता 0 होता है पर क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में बता चुके हैं। आपको लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो उसमें कह रहा है कि अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं कितने परिणाम आएंगे, टोटल 2। या तो हेड आएगा जिसे चित कहते हैं, या टेल आएगा जिसे हम पट कहते हैं। 2 ही परिणाम आ सकता है। ठीक है, इसे याद रखना आपको। जैसे अगर हम एक पासा को फेंके, पासा मतलब छक्का, लूडो का जो होता है, लूडो जो खेलते हैं, वो जो गोटी होता है बड़ा वाला, उसको पासा कहते हैं। कितने परिणाम आ सकते हैं, टोटल 6। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 परिणाम होता है। अगर उसी में कह दें कि एक पासे में सम संख्या आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी, सम संख्या 2 4 6 3 होगा। विषम संख्या की बात करें तो 3 1 3 5। अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 3 5 होगा। भाज्य संख्या की बात करें तो 4 और 6 हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर इतने सारे भाज्य संख्या आ सकता है, इतने सारे अभाज्य संख्या आ सकता है, इतने सारे सम संख्या आ सकता है, इतने सारे विषम संख्या आ सकता है। इसको आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, अगर हम बात करें एक ताश के, एक ताश में जो है 52 पत्ता होता है। ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 लाल होता है और 26 काला होता है। उस 26 में 13 अलग अलग भागों में बट जाता है। ये 26 भी 13 अलग अलग भागों में बट जाता है। ठीक है, तो इतना ही था पूरा, और हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं पूरे चैप्टर का। जो जो इम्पोर्टेंट हमारे पास फार्मूला था सारे को हम कवर कर चुके हैं। छोटी छोटी फार्मूला जो भी था सारे कवर कर चुके हैं। 6 नंबर में कुछ खास नहीं था। 11 नंबर में फार्मूला है ही नहीं। 9 नंबर में सिर्फ अवनमन उपनमन कौन समझना है, बहुत सिंपल सी बात है। 9 नंबर चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कहते हैं। जब नीचे से कोई वस्तु को देखते हैं और ऊपर की ओर तो उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं किसी वस्तु को तो अवनमन कोण बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत करके हम इस वीडियो को बनाए हुए हैं, और बहुत मेहनत लगा ये सारे फार्मूला को लिखना, ढूंढना। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक।